आज हम योर मनी पे बेहद खास मुद्दे पर बात करने वाले हैं। योर मनी पर अक्सर आप जो भी देखते हैं आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़ा होता है, लेकिन आज हम आपको तैयार करने वाले हैं किसी भी फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी के लिए या किसी भी फाइनेंशियल क्राइसिस से अगर आप जूझ रहे हैं, क्योंकि जिंदगी की जो कहानी होती है वो अक्सर बाजार की चाल की तरह ही चलती है और ऐसे में बहुत जरूरी है कि आप अगर हर इमरजेंसी के लिए नहीं लेकिन कम से कम फाइनेंशियल इमरजेंसीज के लिए तैयार जरूर रहें। अक्सर आपको हम बताते हैं कि कैसा बैकअप का प्लान आपके पास होना चाहिए, लेकिन फिलहाल अगर आप किसी फाइनेंशियल क्राइसिस या इमरजेंसी से गुजर रहे हैं तो किस तरह से आप इससे निकल सकते हैं, इसी के नुस्खे हम आपको आज योर मनी पे देंगे। लेकिन चलिए शो की शुरुआत करते हैं हमारे आज के मेहमान के साथ, जिनको मैं बुलाना चाहूंगी हर्षवर्धन रुंगटा हमारे साथ आज है रुंगटा सिक्योरिटीज के। स्वागत है आपका हर्ष। और मैं शो को आगे बढ़ाऊं उससे पहले एक अहम ट्विटर पोल हमने किया था जहां पर हमने आपसे ये पूछा था कि ऐसी कौन सी फाइनेंशियल बुरी आदत है आप में जिससे आपको छुटकारा पाना है या जिस आदत को आपको बदलना है। हमने कुछ ऑप्शंस भी यहाँ पर दिए थे जिस पर हमने वोटिंग करवाई थी लोगों से, जिसमें से पहला था कि फिजूल खर्ची ना करना, ओवर स्पेंडिंग, या अगर आप बजट बना के नहीं खरीदारी करते हैं तो ओवर स्पेंडिंग हो जाती है। उसके बाद दूसरा विकल्प ये था निवेश ना करना। तीसरी बात ये थी कि जरूरत से ज्यादा कर्ज लेना या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करना, और आखिर में था आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस ना होना। अगर हम देखें अभी तक फिलहाल लगभग 650 वोट पड़े हैं, जिसमें से 41% क्लियरली हर्ष फिजूल खर्ची को जाता है, जहां पर लोग ओवर स्पेंडिंग से बहुत ज्यादा परेशान है। ये एक ऐसी आदत है जिससे वो छुटकारा पाना चाहते हैं। निवेश ना करना 24% यहाँ पर लोग इस आदत से परेशान है, लेकिन अच्छी बात यह कि आप जानते हैं कि आप शुरुआत नहीं कर रहे हैं अपने निवेश की और आपको शुरुआत कर लेनी चाहिए। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं 15% लोग, जिससे परेशान है। मेरे ख्याल से बहुत इनका ओवरड्यू जाता होगा, इसीलिए इन्होंने इसे वोट दिया है। लेकिन मेडिक्लेम देखिए 20% ऐसे भी लोग हैं जिनके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, इनको पता है लेकिन फिर भी लिया नहीं है अब तक। तो ये वो तमाम आदतें हैं लोगों की जिनसे इनको छुटकारा पाना है। तो हमारा शो मोटा मोटा आज इसी पर है कि करके आपको इन तमाम पहलुओं से कैसे छुटकारा पाना चाहिए ये हम बताएंगे। शुरुआत करेंगे सबसे पहले फिजूल खर्ची से, क्योंकि ये भी हमारे पोल में नंबर 1 पर आया है। लगभग 41% लोगों ने वोट किया है इस पर। ओवर स्पेंडिंग से छुटकारा कैसे पाना चाहिए अगर मैं किसी फाइनेंशियल इमरजेंसी से अभी गुजर रही हूं तो? अगर हम देखें कविता, सारी जो प्रॉब्लम है वो ओवर स्पेंडिंग से ही शुरू होती है। एसेंशियली है कि जो आपकी जरूरतें हैं, जितना आपको खर्चा करना है और जो आपके खर्चे हैं, अगर आप उससे ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, मान लीजिए अभी हम देखेंगे ऑनलाइन सेल्स भी चालू होने वाले हैं, जो हम बिग बिलियन डे या ऐसे कोई त्योहार के दिन हम देखते हैं, तो कई बार ऐसी इंटेंशन हो जाती है कि क्यों ना हम अभी चीजें खरीद लें, आगे गिफ्ट देने में काम आएंगी। तो ये सारी जो पहलू होती हैं कि ये हमें इंस्टिगेट करती हैं कि हम और ज्यादा स्पेंड करें। तो ये तो एक ओकेशनल इश्यूज हो गए। अगर हम अदरवाइज बात करें तो डेफिनेटली जो आपके डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस हैं, आपने कहा कि अगर अभी किसी की अगर फाइनेंशियल स्ट्रेस है तो वो कैसे अपने खर्चे कम करें। सो ऑब्वियसली पहला पहलू ये होगा कि आप अपने खर्चे डिवाइड कर लें डिफरेंट कैटेगरीज में। एक है कि मैंडेटरी एक्सपेंसेस हैं, ये तो आप कम कर ही नहीं सकते। ये आपके जो बिजली के बिल हैं, सोसाइटी टैक्सेस हैं, प्रॉपर्टी टैक्सेस हैं, मेंटेनेंस चार्जेस, जो भी आपके जो खर्चे हैं, जो आप रेंट्स हैं, जो आप कम नहीं कर सकते, तो ये आपकी मैंडेटरी कैटेगरी में आती हैं। इसके अलावा जो दूसरे हैं वो है डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस। डिस्क्रिशनरी में आपके जो ईटिंग आउट है, जो डाइनिंग के लिए जाते हैं आप बाहर या मूवीज के लिए जाते हैं, ये आपके डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स में हो गए, जो आपके काबू में होते हैं कि आप उसे कम कर सकते हैं। सो एसेंशियली शुरुआत करने के लिए आप क्या करेंगे कि जो आपके लाइफस्टाइल की थोड़ा सा आपको मॉडरेट करने की जरूरत है, उसको एब्सोल्युटली सुधारने की थोड़ी जरूरत है। अब ऐसे में हम सब बहुत ही बिजी लाइफस्टाइल जीते हैं हर्ष, तो एकदम से कट डाउन करना तो मुमकिन नहीं होगा ना। अब महीने में आप कम से कम चलिए अगर 4 बार बाहर खाना खाने जाते होंगे तो उसे कट करके 2 बार तो जा ही सकते हैं। अगर आप हर फिल्म थिएटर में जाके देखना पसंद करते हैं तो मेरे ख्याल से अब थोड़ा सा आपको नेटफ्लिक्स, अमेजोन की ओर रुख कर लेना चाहिए। क्या इस कटौती इस तरह करनी चाहिए? प्रैक्टिकल बेस क्या होंगे? ये जो आपने कहा वो एकदम सही कहा आपने कि काफी ऐसे जो खर्चे होते हैं जो हम कट कर सकते हैं चाहे तो। और अभी तो हम बात कर रहे हैं जरूरत की। Exactly, कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस है तो आपको कट करना पड़ेगा, चॉइस नहीं है। पहली चीज आप क्या कट करेंगे? जो आपके फिक्स्ड एक्सपेंसेस उसका तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। जो आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल्स वगैरह जो हमने बात की वो तो आपको भरना ही है, और वो आप सिंपली बिना लाइट के तो रह नहीं सकते। सो जो डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स हैं वो पहले आप कट करेंगे। सो उसमें ये ईटिंग आउट इज वन ऑफ द थिंग्स। जो आप बाहर खाने पीने जाते हैं, आप मूवीज के लिए जाते हैं, मूवीज के लिए जा रहे हैं तो आपको सुपर लग्जरी थिएटर्स में नहीं जाके
मल्टीप्लेक्सेस में नहीं जाके आप शायद सिंगल स्क्रीन में जाएंगे, सिंगल स्क्रीन में जा सकते हैं। और वो भी अगर आप कट काउंट करते हैं तो ऑब्वियसली जैसे आज की तारीख में हम ये वेब सीरीज हमारे जो Amazon वगैरह देख रहे हैं उसमें सारी मूवीज देर सवेर आई जाती है। हाँ। सो क्वेश्चन है कि अगर आप ऐसी कोई सिचुएशन में है तो डेफिनेटली आपको खर्चे कम करने के लिए पहले डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस को कम या तो बिल्कुल भी बंद कर देना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला नुस्खा जो हर्ष आपको दे रहे हैं, अगर आप किसी फाइनेंशियल इमरजेंसी से गुजर रहे हैं तो अपनी ईएमआई का बोझ आप कम करें, ये हम कैसे कर सकते हैं हर्ष? सो ईएमआई का एक मान लीजिए आपने 20 साल का लोन ले रखा है और 5 साल 6 साल आपने ऑलरेडी लोन भर दिया है। ओके। सो अभी आपके पास 15 साल आइडियली बचे हैं जिसके लिए आपको ईएमआई भरनी है। आप अपने हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से या कोई भी लेंडर है उनसे बात कर सकते हैं, उनसे कह सकते हैं कि आप मेरा टेन्योर जो है पहले 20 साल का था, अभी 15 साल आउटस्टैंडिंग है, आप उसे फिर से 20 साल का कर दीजिए तो ईएमआई आपकी फिर से थोड़ी कम हो जाएगी। ओके। सो आइडिया ये है कि आइडियली हम कहते हैं कि जितना आप लोन बढ़ाते हैं उतना आपको इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ता है, लेकिन अगर आप आज की तारीख में कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस में है तो डेफिनेटली आपको अपना कैश फ्लो सुधारना होगा। कैश फ्लो सुधारने के लिए आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप अपने जो लायबिलिटीज हैं या जो खर्चे हैं उसे कम करें। सो ईएमआई ऑफ कोर्स उस कैटेगरी में आता है और एक ये तरीका है जिससे आप अपनी ईएमआई घटा सकते हैं तो आपके हाथ में थोड़े पैसे ज्यादा बच जाएंगे। Okay. ये लेकिन तभी करिएगा जब आप एक्चुअल कोई सिचुएशन में है, नहीं तो दिस इज ये कन्वीनियंस पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखिएगा कि ये एक आइडिया हमें मिल गया, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ईएमआई भर पा रहे हैं लेकिन फिर भी हम इसका फायदा उठाएंगे। टेन्योर बढ़ जाएगा तो मेरे ख्याल से इसको बहुत ज्यादा आपको इसका फायदा उठाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप पैसे बचाने की बात कर रहे हैं और इसीलिए कोई कंडीशन सिचुएशन ना होने के बावजूद आपने ईएमआई का बोझ कम करना चाहा तो आपका उतना टेन्योर बढ़ जाएगा। Exactly. तो वो आप पर उतना ही उल्टा भारी पड़ेगा। Correct. आगे बढ़ते हैं और हेल्थ इंश्योरेंस हमेशा हम कहते हैं या इंश्योरेंस इन जनरल आपके पास होना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी फाइनेंशियल इमरजेंसी से गुजर रहे हैं और ऐसे में कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाए तो आपके पास एक बैकअप होना बहुत जरूरी है। आप नहीं चाहते कि आपकी सारी इन्वेस्टमेंट, आपकी सारी सेविंग्स, जितनी भी जमा पूंजी है वो किसी मेडिकल ट्रीटमेंट में स्वाहा हो जाए, तो इसीलिए अपने आप को आप इंश्योरेंस वाइज कवर करके रखें। सो इनफैक्ट ये हम बात कर रहे हैं ऐसी सिचुएशन में अगर कोई फैमिली पे फाइनेंशियल स्ट्रेस है तो भी हम कह रहे हैं कि आप इंश्योरेंस लीजिए। राइट। सो इसका महत्व समझिए, एसेंशियली ये है कि अगर आप कोई भी फाइनेंशियल स्ट्रेस में है, विच मीन्स कि अगर कोई भी अचानक से दुर्घटना होती है या कोई ऐसा खर्चा आ जाता है तो आप डेफिनेटली उसे मैनेज नहीं कर पाएंगे। सो अगर एक मेडिकल इमरजेंसी आ गई, आपके ऑलरेडी फाइनेंशियल स्ट्रेस है और एक कोई हॉस्पिटलाइजेशन आपके परिवारजन को होना पड़े तो सोचिए कहां से पैसे आएंगे घर चलाने के लिए या घर के सारे खर्चे पूरे करने के लिए आपके पास कहना कैश फ्लो सफिशिएंट नहीं है, और उस दौरान अगर ऐसा कोई इमरजेंसी आ गया तो बहुत ज्यादा इशू हो सकता है। सो इंश्योरेंस जो है उसमें लाइफ इंश्योरेंस आ गया, मेडिकल इंश्योरेंस आ गया, आपका डिसेबिलिटी इंश्योरेंस आ गया, ये जो पूरा इंश्योरेंस का पोर्टफोलियो है, वक्त अच्छा हो या वक्त बुरा हो, ये आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए। और अगर आपने अभी तक नहीं लिया और अभी आपको फिर भी ऐसा लग रहा है जॉब लॉस की सिचुएशन है तो सोचिए आपको आपके एम्प्लॉयर की तरफ से भी इंश्योरेंस नहीं मिल रहा। सो अभी आपको इंश्योरेंस लेना होगा। जो सुन रहे हैं, अगर आप फाइनेंशियल स्ट्रेस में हैं या नहीं है, दोनों सूरतों में आपको इंश्योरेंस अपना पहले लेना चाहिए। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं और अगला नुस्खा हम आपको दे रहे हैं, गाड़ी का इस्तेमाल कम करें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपको इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आप पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से छुटकारा पा सकें। वेल अगर हम कोई भी गाड़ी के खर्चे अगर लें तो अगर एक कॉस्ट ऑफ ओनरशिप बोलते हैं, एक है आपने गाड़ी खरीदी उसका क्या कॉस्ट लगा आपको, लेकिन अगर हम कार एक जैसे बहुत ही हाईली डेप्रिशिएटिंग एसेट है तो अगर हम उसे पूरा कॉस्ट ऑफ ओनरशिप देखते हैं तो गाड़ी का खर्चा जो है वो एक्चुअली बहुत ज्यादा होता है। अगर हम जैसे हम हमेशा बात करते हैं रेंट वर्सेस बाइंग अ हाउस, कि रेंट करना चाहिए कि घर खरीदना चाहिए, तो उसमें अगर हम फाइनेंशियल कैलकुलेशंस करें तो ऑब्वियसली रेंट की तरफ ही ज्यादा झुकाव रहता है। राइट। उसी कंपैरिजन में अगर हम देखें कि अगर हमारे पास गाड़ी है तो ये नहीं कि जो हमारा खर्चा लगा वो तो एक बात है, उसके अलावा उसका मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, उनके वेयर एंड टेयर और उनको जो चलाने का खर्चा प्लस पार्किंग चार्जेस वगैरह सब मिलाएं तो इससे बेटर होगा कि आप अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं तो फिर भी रेडियो कैब्स हैं आपके, जो ओला उबर्स हैं, अगर आप उस तरीके से करेंगे तो ज्यादा एफिशिएंसी रहती है। Okay. ये हम पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं स्पेशली अगर करंटली कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस में। Exactly. अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है, बेचने का भी विकल्प आपके पास है अगर आपको पैसों की सख्त जरूरत है। नेचुरली, सो दैट इज वो भी एक ऐसी चीज हो जाती है जो आप डेफिनेटली नॉक ऑफ कर सकते हैं। उसमें घर की कोई और दूसरी चीजें बेचने से बेटर है कि आप अगर गाड़ी बेचें तो एक ऑफकोर्स अगर आपका ईएमआई चल रहा है तो बंद हो जाएगा। दूसरा है थोड़ा कैश आपके हाथ में एडिशनली मिल जाएगा जिससे आप अपने बाकी खर्चे निकाल सकते हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर सकते हैं। जब से सिचुएशन अच्छी हो जाए फिर से आप गाड़ी खरीद लीजिए अगर आपको जरूरत लगे तो। एग्जैक्टली। इसके अलावा जो हम
शुरुआत में बात कर रहे थे, आपके जो जरूरी एक्सपेंसेस हैं उसका बंदोबस्त आपको पहले करके रखना चाहिए, और इसमें बहुत अहम है आपके बच्चों की स्कूल फीस। अगर आप इस सिचुएशन में वो स्कूल फीस भी नहीं चुका पा रहे हैं तो हर्ष क्या करना चाहिए? स्कूल की फीस ऐसी है कि आप साल वेस्ट नहीं कर सकते, ना ही आप चाहेंगे कि कोई भी सूरत में आपके बच्चों को स्कूल से निकाला जाए क्योंकि फीस नहीं भर सकते। Exactly. और एक बहुत अच्छी बात है कि स्कूल्स बहुत सेंसिटिव होती हैं। ऐसा नहीं है कि स्कूल के अगर आप अप्रोच करते हैं एज पेरेंट्स, आप अगर अप्रोच करते हैं स्कूल को और उनको एक्चुअली सारी सिचुएशन बताते हैं कि ये आपकी टेम्परेरी सिचुएशन है जो आप अभी गुजर रहे हैं, और हो सकता है जॉब लॉस हुआ है या अप्रेजल नहीं हुआ या जो भी दूसरी प्रॉब्लम्स हैं, आप स्कूल को अप्रोच करें, उन्हें बताएं कि ये इश्यूज हो रहे हैं, ताकि स्कूल भी ये जानती है कि अगर बच्चा स्कूल में आ रहा है और वो अगर बिहेव नहीं कर पा रहा है ठीक से या ठीक से ध्यान नहीं दे पा रहा है कि घर में कोई टेंशन है, तो स्कूल बहुत सेंसिटिव होती है इन चीजों को लेके। तो आप उनसे बात करें तो डेफिनेटली वो आपको सोल्यूशन दे सकते हैं या आपको टाइम दे सकते हैं कि आप अभी कंटिन्यू करें और बाद में स्कूल की फीस पे कर दें। सो डेफिनेटली इसे कई बार एक शेम काइंड ऑफ फीलिंग होती है कि हम क्यों ऐसे जाके बात करें, लेकिन आप ये सोचिए कि अगर कोई कारण से घर पे स्ट्रेस है तो बच्चा जब स्कूल जाएगा तो वो वहां पे दिखेगा। इससे अच्छा कि स्कूल को आप बता के रखें तो वो भी समझे कि क्या एक्चुअली घर में हो रहा है, ताकि उन्हें अकोमोडेट कर सकें। ऑलराइट, हमें ब्रेक पे जाना है, लेकिन उससे पहले एक अहम पॉइंट, जो क्रेडिट कार्ड से दूर रहें। देखिए, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल जितना हो सके उतना आपको सोच समझ के करना चाहिए। हमेशा हम आपको ये बात कहते हैं, आपको बात पता भी होगी, बहुत सारे दर्शक इसका इस्तेमाल स्मार्टली ही करते हैं क्योंकि आपको बहुत सारे रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, अहम बिल्स होते हैं जो आपको क्रेडिट कार्ड से ही पे करने चाहिए। लेकिन इस तरह की इमरजेंसी में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल क्या हमें बंद ही कर देना चाहिए, और स्मार्टली इतनी क्राइसिस में हम कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं? सो इनफैक्ट अगर आप देखें कि आप जब आपके पास पैसे हाथ में नहीं है तब क्रेडिट कार्ड का यूज करना एक बहुत ही जायज सी बात है, क्योंकि आपके कई खर्चे, मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना, आपके तुरंत एज ऑफ नाउ आपके हाथ में पैसे नहीं है, तो आप क्रेडिट कार्ड यूज करके पेमेंट करके अपना बिजली का कनेक्शन कंटिन्यू कर सकते हैं। सो इनफैक्ट प्रॉब्लम कहां होती है कि जब आप नॉन मैंडेटरी, जो हम डिस्क्रिशनरी या कोई लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस है क्रेडिट कार्ड से खर्चा करना लगे। अगर हम हॉलीडेज पे जाने की बात कर रहे हैं, कई बार हम क्रेडिट कार्ड के लिमिट की बेसिस पे हम हॉलीडे पे चले जाते हैं, Exactly. या कोई ईएमआई स्कीम ले लेते हैं, तो वहां पे प्रॉब्लम होती है। सो अदरवाइज अगर एक बहुत ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन है तो उसमें तो आपको क्रेडिट कार्ड एक्चुअली काम आएगा, बट मेक श्योर कि आपको उसकी पेमेंट तो करनी है ना हर्ष। आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप 40 से जितना भी आपको फ्री पीरियड मिलता है उतने के अंदर आप उसको चुका दें। नहीं, वो तो करना ही पड़ेगा आपको, लेकिन एक क्रेडिट टाइम मिल जाता है आपको। सो अगर हम बोल रहे हैं टेम्परेरी फिनोमेना है कि आज हम तो कोई तकलीफ से गुजर रहे हैं, सो आज मुझे जो पेमेंट करने, जो मैंडेटरी एक्सपेंसेस वो तो पेमेंट करने हैं आपको, तो वो पेमेंट्स आप क्रेडिट कार्ड से जरूर कर सकते हैं। हो सकता है जब क्रेडिट पीरियड खत्म हो, बिल का ड्यू डेट आता है, उस समय भी आपके पास अगर पैसे नहीं हो तो डेफिनेटली आप उसे मिनिमम ड्यू भर के तो आगे बढ़ाएंगे। सो आइडिया ये है कि आप बेफिजूल खर्चा ना करें। फॉर श्योर आप जो मैंडेटरी एक्सपेंसेस है वो क्रेडिट कार्ड से जरूर कर सकते हैं। कोशिश करके जो ड्यू डेट होती है उसमें पेमेंट कर दें। अगर उस समय तक भी सिचुएशन ठीक नहीं हुई है तो कोई हर्ज नहीं है, जस्ट मेक श्योर कि जितनी जल्दी आप भर सकें, क्योंकि क्रेडिट कार्ड की जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे जो इंटरेस्ट लगता है बहुत ज्यादा होता है। सो आइडियली प्रूडेंटली यूज करें। जो मेन मैंडेटरी एक्सपेंसेस उसके लिए यूज करें। डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस हम कह रहे हैं कि डाइनिंग आउट इस समय अवॉइड करें जहां तक हो सके। अगर कोई स्कीम्स मिल रही हैं जिसमें आपको खर्चे बच रहे हैं तो डेफिनेटली आप यूज करेंगे, लेकिन उतनी ही वैल्यू के पैसे आप अलग रख दीजिए तुरंत ही, ताकि ये ओवर स्पेंडिंग की तरफ नहीं चले जाए। ऑलराइट, लेकिन चलिए यहाँ पर और भी कई सारे पॉइंट्स हैं जो हम आपको बताएंगे कैसे आप इस तरह की फाइनेंशियल इमरजेंसी से अगर गुजर रहे हैं तो आप उससे निपट सकते हैं। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम कोशिश करेंगे कि फेसबुक के दर्शकों के सवालों के जवाब भी दें, तो बने रहे हमारे साथ। जर्मनी में आज हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप किसी फाइनेंशियल क्राइसिस, इमरजेंसी या सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो आपको तुरंत प्रभाव से कौन कौन से ऐसे कदम उठा लेने चाहिए जिससे आपकी रोजमर्रा की जिंदगी का खर्चा आराम से निपट सके और जो फिलहाल आपकी सिचुएशन है वो आपकी जेब पर ज्यादा भारी ना पड़े। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अगला नुस्खा जो आप देना चाहते हैं वो ये है कि आपको किसी छोटे घर में शिफ्ट हो जाना चाहिए। ये समझ में नहीं आया मुझे, मैं जिस घर में अभी फिलहाल रह रही हूँ, अगर मुझे पैसों की किल्लत है तो वो घर को बेच दूं या क्या? जी नहीं सर, एक्चुअली दिस इज वन ऑफ द बहुत ही एक्सट्रीम स्टेप है, बट इन केस
ऐसी कोई सिचुएशन होगी, अगर ऐसी कोई सिचुएशन है, मान लीजिए आप एक घर में रहते हैं जो 2 BHK है या 3 BHK है, और वो आपका ओन्ड प्रॉपर्टी है। सो आपको अगर पैसों की जरूरत है डेफिनेटली, तो आप एक काम कर सकते हैं, अपना 3 बेडरूम का फ्लैट आप रेंट पे दे सकते हैं और आप एक 1 बेडरूम के फ्लैट में शिफ्ट हो सकते हैं। सो जो रेंट आपको 3 बेडरूम का मिलता है, सेम एरिया में रह सकते हैं आप। सो अगर 3 बेडरूम का जो रेंट मिल रहा है डेफिनेटली वो 1 बेडरूम से ज्यादा होगा। सो आपको एक पॉजिटिव कैश फ्लो हो जाता है आपके हाथ में। सो डेफिनेटली एक एक्सट्रीम स्टेप है, हम नहीं कह रहे कि घर से निकल जाइए, लेकिन अगर एक ऐसी सिचुएशन आती है, सिर्फ इसमें एक छोटा सा टैक्स एंगल है, उसे अगर हम एक बार साइड में रखें, क्योंकि जो रेंट आएगा आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के नाम पे आएगा, पूरा टैक्स भरना है आपको उस पे। और अगर आप 1 बेडरूम के फ्लैट में शिफ्ट हो रहे हैं जिसपे आप रेंट दे रहे हैं, तो वो आपको एग्जेम्पशन के रूप में डिडक्ट नहीं होता है। सो थोड़ा सा टैक्स एंगल को ध्यान में रखते हुए, लेकिन ये एक एक्सट्रीम स्टेप है। अगर कोई कारण ऐसा लगे तो आप अपने बड़े फ्लैट में जो आपका ओन्ड प्रॉपर्टी है उसे रेंट पे लगा सकते हैं और एक छोटी प्रॉपर्टी में शिफ्ट हो सकते हैं। तो डेफिनेटली इसे कैश फ्लो की बेनिफिट मिल जाता है आपको। सो ये ऐसी सिचुएशन है कि हम अगर जी मरने की बात कर रहे हैं, अगर खर्चे निकल ही नहीं रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको कुछ तो सर्वाइव करने के लिए करना है। तो ये एक ऑप्शन है जो मैं जानता हूं काफी लोगों ने ऑप्ट किया है और रीजनेबली सक्सेसफुली वो अपना थोड़ा, ये जो 11 महीने का अगर रेंट कर रहे हैं, एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो 11 महीने के लिए तो खर्चे कम से कम निकल जाते हैं उनके। ऑलराइट, अगला आप कह रहे हैं कि लोन लेने से बचना चाहिए, ये कैसे होगा? एक्चुअली हम देखें, एक सिचुएशन ये है कि अगर फाइनेंशियल स्ट्रेस है तो डेफिनेटली आपका जो झुकाव है वो लोन की तरफ जाता ही है कि मैं कहीं से मुझे पैसे मिल जाएं। और ये भी हमने हमारी प्रैक्टिस में देखा है कि कई लोगों के पास इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, लेकिन वो उसे बहुत गिल्टी फील करते हैं कि मैं अभी इन्वेस्टमेंट निकालूंगा तो मेरे पास कुछ बचेगा नहीं। आपको ये समझना है कि इन्वेस्टमेंट्स हम करते ही ऐसी टाइम के लिए हैं। तो ठीक है, आपका रिटायरमेंट का लक्ष्य था और बीच में कुछ दिक्कत आ गई, आप लोन लें या तो अपना इन्वेस्टमेंट्स निकालें। ये एक बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन पॉइंट हो जाता है कि मैं अगर निकाल लूं पैसे, तो ये हैबिट अच्छी है कि आप नहीं चाहते हैं कि अपने इन्वेस्टमेंट्स निकालें, लेकिन लोन लेने से बेटर ये होगा कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स तोड़ दें। तो क्योंकि ये कारण है कि इन्वेस्टमेंट करते ही इस पर्पस के लिए है, और लोन अगर आप लेते हैं तो आपको ब्याज के साथ देना है। जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो आपको ब्याज मिलना है। कई बार ये डिस्कशन चालू हो जाता है कि अगर मुझे इंटरेस्ट कम रेट पे मिल रहा है तो मैं क्या इन्वेस्टमेंट्स कंटिन्यू करूं। ये सारी चीजों को एक बार साइड में रखें, गिल्टी फील ना करें कि अगर कोई कारण से निकालना पड़े तो अगर बिल्कुल इस पर, लेकिन हमें आगे भी बात करनी है क्योंकि ये हमारा 9वां और उसके बाद एक 10वां पॉइंट भी है जो आपको बताना है दर्शकों को। लेकिन फिलहाल हर छोटी चीज के लिए आपको लोन लेने की जरूरत नहीं है, उससे आपको बचना चाहिए क्योंकि बचत और निवेश में तालमेल बनाए रखना बहुत जरूरी है। रुकते हैं ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद फिर से इसी चर्चा पर बात करेंगे। बने रहिए। पापा, कार बिक गई, पेपर वर्क भी हो गया, घंटे में पैसे भी आ गए और अब नई कार। फिर तेरी क्या जरूरत है? कार देखो के गाड़ी स्टोर पर जाओ और कार बेचो बेस्ट प्राइस पे। कार देखो पे नहीं खरीदो बेस्ट ऑफर्स पे। कार देखो चलाओ अपनी। पेप्स के साथ मनाइए सपनों की दिवाली। अपनी निकटतम पेप्स स्टोर पर 22,000 रुपए तक के उपहार मुफ्त पाइए। पेप्स, द ड्रीम मेकर्स। मम्मी और पापा अभी भी होटल ढूंढ रहे हैं उनके वेकेशन के लिए। सुपर आइडिया है दिवाली प्रेजेंट के लिए। शिवागो पे चेक करती हूँ। शिवागो प्रमुख बुकिंग वेबसाइट्स को स्कैन करता है ताकि आप अपने पसंदीदा होटल की सबसे अच्छी डील पा सकें और 3,600 रुपए तक बचत कर सकते हैं। हैप्पी दिवाली, हैप्पी वेकेशंस। होटल शिवागो। गोल्ड की असली चमक देखनी हो तो उसकी परतें खोलनी पड़ती है। हमारी किसी हर पहलू खंगालना पड़ता है। जो हम करते हैं आपके लिए और लाते हैं गोल्ड से जुड़ी हर जरूरी खबर, जिससे आप कमाएं शानदार मुनाफा। गोल्ड स्पॉट सिर्फ CNBC आवाज पर। Powered by Alokchand Tilokchand Jewelers, symbol of trust since 1957. तेरा मोबाइल, बिट्टू के नए जूते, मम्मी की नई सैंडल, बस बजट में फिट हो जाए तो धूमधाम से मनाएंगे त्योहार। तो किसका है इंतजार? अमेज़न का। 29 सितंबर से 4 अक्टूबर
पूरी होगी हर ख्वाहिश। अब बड़े ब्रांड पे पड़ेगी नो कॉस्ट EMI और एक्सचेंज ऑफर्स लेकर आया Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल 29 सितंबर से 4 अक्टूबर। चलिए, शो का आखिरी पड़ाव और ऐसे में लाइफ काफी अनप्रेडिक्टेबल है। फाइनेंशियली अगर आप किसी सिचुएशन में हैं और समझ में नहीं आ रहा आपको कि इससे कैसे निकला जाए, योर मनी आज आपकी इसी को लेकर सहायता कर रहा है। हम इस बात को आगे बढ़ाते हैं, मुद्दे को आगे बढ़ाते हैं। और अब क्योंकि आपने शुरुआत में अपने ब्रेक से पहले कहा कि सेविंग्स में से पैसे निकालने पर आपको मलाल नहीं होना चाहिए, आपको दुख नहीं मानना चाहिए कि मेरे पैसे जो है मैंने निकाल लिए, तोड़ लिए। अक्सर ऐसा होता है लोगों के ज़हन में, वो लोग जो कि बहुत मेहनत से कमाते हैं और निवेश करते हैं प्लान तरीके में, अपने निवेश को तोड़ने में फिरोज हर्ष बुरा तो लगता ही है। नहीं, बात सही है और एक्चुअली बुरा लगना भी चाहिए, क्योंकि हम ये कहते हैं कि अपना इन्वेस्टमेंट आप अपने गोल से पहले मत तोड़ें। ये तो हम हमेशा से कहते आए हैं। अगर आप वो एटीट्यूड से चल रहे हैं तो डेफिनेटली आपको दुख होगा। एक साइन है कि आपने सही काम किया है। लेकिन अगर एक प्रॉब्लम सिचुएशन है तो उसमें अगर आपके पास कैश फ्लो नहीं है और आपको कैश की जरूरत है तो आप अपने पैसों की तरफ रुख करें, ना कि किसी से लोन लें। क्योंकि लोन लेने से डेफिनेटली एक इंटरेस्ट बर्डन चालू हो जाता है और आपको एक मेंटल स्टेट में हमेशा एक बर्डन रहेगा कि मुझे उसका पेमेंट करना है। द लीस्ट एट दैट पॉइंट इन टाइम आपको टेंशन चाहिए कि आप किसी और को जवाबदार हैं। इससे अच्छा कि आप अपने पैसे निकाल लें, कोई हर्ज नहीं है, गिल्टी फील मत करिए, क्योंकि इवेंचुअली पैसा उसी के लिए हम बचाते हैं कि आगे जाके बुरे वक्त में काम आए। और वो बुरा वक्त अगर आज आ रहा है तो मैं आज यूज करूं, ना कि 20 साल बाद। और हमारा अगला पॉइंट भी यही है कि बुरा समय जो होता है ना, वो आपको सबसे अहम सीख देता है। यहाँ पर आप फाइनेंशियली फिलहाल किसी इमरजेंसी से गुजर रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो फेज है लाइफ का वो खत्म नहीं होगा, ये बिल्कुल खत्म होगा। इसे बस आपको जीना है थोड़ा सा सोच समझकर। जो भी आप कदम उठाएं, अपने आप को और अपने परिवार को फाइनेंशियली सिक्योर रखते हुए तमाम फैसले आपको लेने होंगे। ये ऐसे सोच के चलिए कि अगर अच्छा वक्त नहीं रहा तो बुरा वक्त भी नहीं रहेगा। सिर्फ है कि इस दौरान पूरा परिवार साथ में रहे, अब जो भी है सिचुएशन उसे साथ में डील करें और उसे उसी प्रकार से अप्रोच करें जैसे कि अगर कोई इमरजेंसी है तो सब मिलके ये उतार चढ़ाव चलते रहेंगे। अच्छा वक्त नहीं रहा तो बुरा वक्त भी नहीं रहेगा। लेकिन बुरे समय में अब जो फॉर एग्जांपल आपने अपनी सारी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स एग्जॉस्ट कर लिए हो हर्ष, इसे निकलने के बाद जिंदगी वापस शुरू करनी पड़ेगी। जी हाँ, और अगर आप पॉजिटिवली सोचें तो इससे एक जो सीख मिलती है आपको, तो हो सकता है कि ये सीख उसी के लिए बनाई गई हो कि आगे जाके आप उससे बड़ी गलती ना करें। ये जो सिचुएशन से आप अगर गुजर रहे हैं तो उसमें मेक श्योर कि आप इसे बहुत अच्छा लेसन लें और आगे की ऐसी प्रॉब्लम कभी आती भी है अगर आपके सामने तो आप उसके लिए ज्यादा बेटर प्रिपेयर्ड हैं। सो विच मींस इमरजेंसी फंड बनाने की जरूरत है। ये पहला काम करना होगा। जैसे ये लाइफ का फेज आपका खत्म होगा तो आपको एक इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए अगर आपने अभी तक नहीं बनाया है तो। जी हाँ, और दूसरी बात यह है कि अगर इस दौरान में आपने अपने खर्चे कम किए हैं और उस बेसिस पे आप जी रहे हैं तो मेक श्योर जब इनकम बढ़ जाए या आने लग जाए तो आप वो खर्चे फिर से शुरू ना करें। ये एक लेसन हो सकता है अगर आप चाहें तो। और हम हमेशा कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होता है वो एक सीख देके जाता है हमें। और एक चीज हम हमेशा मानते हैं कि हम अपना प्रेजेंट देखते हैं, हम अपना जो करंट सिचुएशन है वो देख के हमारा फ्यूचर प्लान करते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन भगवान हमारा फ्यूचर देखता है और हमारा प्रेजेंट प्लान करता है। ये आपने काफी अहम बात की है। और क्योंकि हम प्रेजेंट और फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो बता दें दर्शकों को, शो तो हमारा यहाँ पे खत्म हो चुका है, लेकिन योर मनी का आज इस स्टूडियो में से आखिरी शो है। हम एक नए ऑफिस में जा रहे हैं और जितने साल हम इस स्टूडियो में हमने गुजारे हैं, हर्ष हमारे साथ उतने ही साल से जुड़े हुए हैं योर मनी पर और इस चैनल से भी। तो क्योंकि आज हमारा ये आखिरी दिन है स्टूडियो में और इस ऑफिस में, तो जाते जाते एक सेल्फी तो बनती है। जरूर से। और बाकी हम जब नई शुरुआत करें अगले बिल्कुल नए ऑफिस से करेंगे और नए सेट के साथ करेंगे और डेफिनेटली कंटेंट तो हमेशा हम आपके लिए नया लेके आते हैं। तो चलिए एक सेल्फी कर लेते हैं।